हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का पाठ 13 मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों के आगमन पाठ को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ये आने वाले आपके यूपी टेट एग्ज़ाम प्लस सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस चैप्टर से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था, बल्कि इसका आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं वरन दक्षिण भारत में मुस्लिम रियासतों में भी गहरा असंतोष था। सोई हुई मराठा जाति को रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में बांध दिया। मराठों में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठा का एक बार योद्धा नेता मिल गया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शिवाजी अपने सैनिकों के साथ, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। शिवाजी का शासनकाल मराठा साम्राज्य में 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक चला था। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी के पालन पोषण का पूरा दायित्व उनकी माता जीजाबाई पर था। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पुणे में दे रखी थी। शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करे, खुद का राज्य क्यों न बना ले। मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र में से ही सेना इकट्ठी करने लगे। धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित करके वे एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। उन्होंने पुणे यानी कि पूना के आसपास के कई पहाड़ी इलाकों को जीता, किलों को जीता और नए दुर्गों का निर्माण भी करवाया, जैसे रायगढ़ का दुर्ग का किला। रायगढ़ का दुर्ग को ही किला कहते हैं, ये रायगढ़ का दुर्ग है। ठीक है। शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उन्हें अपने तंबू में बुलाया। आइए अब आगे की कहानी पढ़े। अफजल खान ने अपने पहरेदारों के साथ पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने चल दिया। शिवाजी ने कहा था, सेना मत लाना। ठीक है। तो शिवाजी भी अपने पहरेदारों के साथ अफजल खां से निकल लिए। तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है, अफजल बोला। आओ बेटे, मुझसे गले मिलो। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने सूबेदार शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने उसे भी परास्त कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी के जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि यानी 1665 ईस्वी करनी पड़ी। इस संधि के पश्चात शिवाजी और औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए। साला बार बार दबा देता है ने होने। क्या हो गया? परेशान मत हो। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि इसका आगे पाला है, नेक्स्ट पार्ट है कि अफजल ने शिवाजी को गले लगाया और अपने खंजर शिवाजी को मारने के लिए उठा लिया। अरे यह मुझे मारना चाहता है। और शिवाजी ने उसे पहले अफजल खां उसे मारने के लिए, लेकिन बाद में शिवाजी फिर इधर से भी अपना खंजर घोंप के और अफजल खां को मार दिया। ठीक है। वहाँ शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से वह असंतुष्ट हो गया और उसने शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी औरंगजेब की इस कैद से एक योजना बनाकर निकल गया। उसके बाद उन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली। शिवाजी को रायगढ़ के एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा विधिवत राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्य उत्तर में रामनगर सूरत में स्थित है, जिसे लेकर दक्षिण में करावा तक समुद्र तट के किनारे किनारे फैला हुआ था और 1680 ईस्वी में शिवाजी की
मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर वही उसके आगे पार्ट है जो कार्टून है। शिवाजी ने खंजर झपट लिया और झपट कर हाथ में पहनने पहने बखनक से अफजल खां के पेट में खंजर घोंप दिया। ये देखिए, उसने खंजर को बोला या अल्लाह, अफजल खां बोला, और वहाँ पे उसकी, और इस तरह शिवाजी ने अफजल खां को अपनी चालाकी से साहस से मार डाला था। ठीक है, मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से चौथ यानी आय का चौथा हिस्सा और सरदेशमुखी यानी आय का 10वां हिस्सा नामक कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर धन लूटो, जैसे सूरत बंदरगाह पर शिवाजी ने मराठा जाति की एक सूत्र में बांधकर मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य लंबे समय तक नहीं टिका रह सका। 18वीं सदी में मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे। ठीक है, और ये एक अष्ट प्रधान की नीति थी मराठा शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे पेशवा आता था जो कि प्रधानमंत्री होता था। दूसरे नंबर पे अमात्य यानी कि मजूमदार होता था। तीसरे नंबर मंत्री यानी कि वाकिया या नसीब होता था। चौथे नंबर पर सचिव यानी कि शुरू नवीस होता था। पाँचवें नंबर पे सुमंत यानी कि दबीर होता था। छठवें नंबर पर सेनापति यानी सरे नौबत, और सातवें नंबर पंडित राव, और आठवें नंबर पे न्यायाधीश। इन 8 लोगों की नियुक्ति होती थी और इन्हीं 8 लोगों की नियुक्ति से पूरा राज्य चलता था। और इन्हीं 8 लोग पूरे राज्य को चलाते थे। और जो भी अच्छे निर्णय थे, बुरे क्या अच्छे ही निर्णय लेते थे, अच्छे निर्णयों की श्रेय इन्हीं के ऊपर जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बने? तो शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री परिषद में पेशवा प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शिवाजी के पौत्र साहू ने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ का अपना पेशवा नियुक्त किया। साहू अकर्मण्य शासक था। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता एवं कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बनाया। उसने मुगल शासक को मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों से चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। उसने इन इलाकों पर पुनः अधिकार किया और जिन मुगलों का अधिकार हो गया, सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठा ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया और अब वे मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गोरिल्ला या छापामार युद्धों में व्यस्त रखा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये शिवाजी के साम्राज्य का उस समय का मानचित्र, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो मराठा साम्राज्य आपका, ये आपको देखिए, ये हरे रंग से जो है ये मराठा साम्राज्य है, और इतना ये सब हरे रंग से मराठा साम्राज्य फैला था शिवाजी के शासनकाल में। ठीक है, इसको आप लोग मानचित्र में समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, और छापामार युद्ध प्रणाली क्या होता था, इसे जरा देखते हैं। छापामार युद्ध प्रणाली, सेना की छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, ये शत्रु से आमने सामने युद्ध न करके पहाड़ियों व जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था और इस गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। छापामार युद्ध प्रणाली या गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब मराठा संगठन के बारे में जानते हैं हम लोग। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हो गई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी तथा उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसने मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण था। उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया। ये प्रमुख मराठा सरदार थे नागपुर के राघवजी भोसले, बड़ौदा के पिलाजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हार राव होलकर और ग्वालियर के राणाजी सिंधिया थे। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इन मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में जाना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया, जिसका मुखिया पेशवा था। ठीक है,
बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर और औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बढ़ गया और राजपूत, जाट, रूहेले, अफगान भी मराठों के शक्ति से आतंकित हो गए थे। ठीक है। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध तो मुगलों के शासनकाल में हुआ। अब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और उसको हम लोग देख लेते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ और क्या हुआ था। तो मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रूहेलो अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां सन 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। मराठों को जाट, राजपूत एवं सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थी, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली को भारत में आगमन हुआ और इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। ठीक है। अतः युद्ध में उच्च कोटि के मराठे सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मराठों के पतन से अंग्रेजों का भी साम्राज्य का विस्तार हुआ का सुअवसर प्राप्त हो गया। ठीक है। और यहीं पर लगभग समझिए कि मराठों का शासनकाल धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब इसके बाद अंग्रेज आ गए, यूरोपीय शक्ति आ गई, यानी कि अंग्रेज आ गए। 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी, इसको हम लोग जानेंगे। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में विभिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों के अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे थे। बंगाल, अवध और दक्षिण आदि प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे और सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने कमजोर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी और सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त ही कर दिया। इस समय कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो विशाल भारत को एकजुट रख सकती। मुगलों के पतन, मराठों की हार तथा छोटे छोटे राज्यों के आपस की लड़ाई ने यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया और विदेशी व्यापारी कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। वह दूसरे देशों में हो रहे विकासों को नज़रअंदाज कर रहा था। मुगल सम्राट टेमुच वर्ग करोड़ों रुपए ऐश्वर्य सामग्री बनाने व क्रय करने में खर्च कर देते थे। उन्होंने घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से भोग विलास की वस्तुएं मंगाना उचित समझा। जहां यूरोप में किताबें मुद्रणालय में छपती थी, भारत में किताबें अभी तक हाथों से लिखी जाती थी, जिसका उदाहरण हमें बाबरनामा एवं अकबरनामा जैसे हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। ये आप लोग फोटोग्राफ में देख सकते हैं, मुद्रणालय में किताब छपते हुए। ठीक है। उधर यूरोप में जहां प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था तथा लड़ाई के लिए नए नए हथियार, बंदूक, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था, भारतीय अभी भी पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों तथा भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। यद्यपि 18वीं सदी में भारत में व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। उदाहरण के लिए माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे छोटे पैमानों पर ही किया जाता रहा। मशीनों को कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही कार्य करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कोई भी कारीगर चाहे कितना भी कुशल क्यों न रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। ठीक है। अब ये फोटोग्राफ में 16वीं शताब्दी में एक इस तरह के यंत्र यूरोप में बन चुके थे, जिसके आधार पर यूरोपीय नाविक देश विदेश यात्रा करने में सफल थे, यानी कंपास का निर्माण उस समय हो चुका था। ठीक है। उसकी पश्चिम की तरह यहाँ के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके। ठीक है। इसके अलावा दुनिया में यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे थे तथा भारत में विदेशी यात्री व विदेशी व्यापारी आ रहे थे। शक्तिशाली मुगल भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने के बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर निर्भर रहे। उधर यूरोपीय देशों ने शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तथा इसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। कारखाने में तोप का निर्माण हुआ, यूरोपीय सैनिकों द्वारा आपका बंदूक का इस्तेमाल किया गया।
कारखाने में काम करते हुए लोग, विदेशी सुसंगठित व्यापारी, बेड़े, ये आप लोग फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और मुगलों ने विदेशी व्यापार के महत्व को समझ लिया था, इस कारण उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। राष्ट्र के आर्थिक विकास में वे नौसेना को महत्व नहीं समझ सके, इस कारण भारतीय व्यापारी एवं निर्माता शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बड़े बेड़े के अभाव में विदेशों से होने वाले व्यापार के मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। और ये सूत काटने का कारखाना है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में भारत अन्य देशों से पिछड़ता गया। मुगल शासक वर्ग ने उन्हीं बातों में दिलचस्पी रखी जो उनके तात्कालिक महत्व तथा विलास की थी। भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए और भारत आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों की जंजीरों में जकड़ा रहा। ठीक है, इसी कारण से भारत अंग्रेजों के हाथ गुलाम रहा अगले आने वाले 200 वर्षों तक। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ शब्दावलियाँ, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, इनको देख लेते हैं। चौथ किसे कहते थे? मुगल राज्य को दिए जाने वाले को कुल लगान का 1/4 भाग, जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्यों के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे, उसे चौथ कहते थे। सरदेशमुखी, संपूर्ण आय का 10वां भाग जिसमें मराठे सारे क्षेत्र में वसूल करते थे, उसे सरदेशमुखी कहते थे। और अष्टप्रधान क्या था? 8 मंत्रियों की एक समिति जो शासन कार्य में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी, उसे अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के माता पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए। तो दक्षिण में मराठा शक्ति की मराठों का उदय में भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें विंध्याचल, सतपुड़ा और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ और साथ ही साथ पूना, बीजापुर, कोंकण, उबड़ खाबड़ भूमि आदि ने मराठा लोगों को परिश्रमी, साहसी और आत्मनिर्भर बनाया। और उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली से अपने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिली। और मराठों ने दक्षिणी राज्य साथ ही साथ दक्षिण के राज्यों में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा आदि की शक्ति कमजोर होने का लाभ उठाया। और शिवाजी ने मराठों को संगठित कर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। ठीक है, शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। तो शिवाजी का शासन प्रबंध बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था, जिसमें अष्टप्रधान नामक एक जिसमें 8 मंत्रियों का एक समूह था, वो था। फिर से न्याय प्रबंध भी अच्छा चल रहा था, सैनिक प्रबंध भी उनके शासनकाल में, और भूमि प्रबंध भी बहुत ही अच्छे काल से अच्छे तरीके से उन्होंने देखा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई और इसके क्या परिणाम हुए? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, और जिसमें मराठों का हार हुई और अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग कि मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। बिल्कुल सही। अफजल खान मुगलों का एक प्रमुख सरदार था। अब मुगलों का नहीं था, वो अब्दालियों का था। ठीक है, शिवाजी का रामनगर में राज्याभिषेक हुआ? नहीं, रामनगर में नहीं, रायगढ़ में हुआ था। और शिवाजी ने शाइस्ता खां को बघनक से मारा था? नहीं, बघनक से नहीं मारा था, वो अफजल खां को मारा था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण सन 1739 ईस्वी में हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 ईस्वी में हुआ था। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 ईस्वी में। और सूरत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1670 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। और अभी भी आपको कोई कुछ नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।